नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम अशोक वानखेड़े साहब के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। एक पूरे हफ्ते की चर्चा इस कार्यक्रम में हम लोग करते हैं। 15 अगस्त मंगलवार था, उसके बाद हम लोग 16 को उसकी बात चर्चा कर चुके हैं। लेकिन जब मोदी जी ने भाषण दिया उसके बाद एक और चीज अशोक भाई हुई, और उस पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई है, धीरे से जिसको कहते हैं ना, वो लोगों ने उसको बैकग्राउंड में रख दिया। मोदी जी के इकोनॉमिक काउंसिल ऑफ के जो अध्यक्ष हैं, और अभी से नहीं है, 2017 से उनके अध्यक्ष हैं, कैसे देश को चलाना है, इकोनॉमी चलानी है, फाइनेंस चलाना है, बताते हैं विवेक देबरॉय साहब। विवेक देबरॉय साहब को वैसे ज्यादा इसलिए जाना जाता है कि उन्होंने महाभारत और रामायण और रामचरित इन सब का उन्होंने संस्कृत अनुवाद किया और अंग्रेजी अनुवाद किया, ये सब किया, इसलिए ज्यादा ज्यादा जाना जाता है। लेकिन नीति आयोग जिस दिन बना उस दिन उसके सदस्य रहे, फिर ये अब उनके एडवाइजर हैं। इन्होंने एक झुंझुना छोड़ा है, और ये ऐसा माना जाता है कि वाटर टेस्टिंग है, जहां पे इन्होंने इस देश के संविधान को बदलने की आवश्यकता बताई है। और केवल संविधान बदलने की आवश्यकता नहीं बताई है, उन्होंने कहा है कि जो पिरेम्बल है उसका है, जिसमें सोशलिस्ट, सेकुलर, लिबर्टी, इक्वलिटी, इस सब की बात है, उस पर भी रीथिंकिंग की बात है। और सिर्फ वहीं पे नहीं, उन्होंने गवर्नर के रोल की भी बात कही है, और उन्होंने राज्यसभा के भी बात कही है कि इसकी क्या आवश्यकता है, इस तरह की बातें हैं। तो अशोक भाई, ये उसके बाद उन्होंने कहा है मेरे निजी विचार हैं, या लोगों ने कहा है उनके निजी। आपको क्या लगता है, विवेक देबरॉय जितनी क्लोजली काम करते हैं पीएमओ में मोदी जी के साथ, उनके निजी विचार हो सकते हैं कि ये पानी की गहराई मापने के लिए एक कंकड़ फेंका गया है कि लोग कैसे रिएक्ट करते हैं? अशोक भाई। मुझे लगता है कि पानी की गहराई नापने के लिए कंकड़ फेंका गया है, क्योंकि दूसरी बात यदि मैं कहूं, यदि हम प्रधानमंत्री कार्यालय की बात को बहुत सही माने कि वो कहते हैं कि ये विवेक देबरॉय के निजी विचार हैं, तो फिर मेरा सवाल ये है, जो आम जनता भी इस बारे में सोच रही है, कि जिस आदमी का संविधान में विश्वास न हो, जो ये सोचता है कि बाबा साहेब आंबेडकर ने कॉपी करके मतलब इंडिया गवर्नमेंट एक्ट 1935 को लागू कर दिया है, जिस आदमी को संविधान ठीक से पता नहीं है, जो आंबेडकर जी के मेधावी होने पे ही प्रश्न उठाता है, जो राज्यसभा क्यों चाहिए इस पे भी प्रश्न उठाता है, तो ऐसे विचार करने वाले इंसान यदि मेरे देश की आर्थिक उन्नति और आर्थिक विकास की जो परिषद है उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, तो फिर क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? ऐसे विचार करने वाले लोग यदि सर्वोच्च स्थान पर बैठे हैं, तो क्या हम ये माने कि उनके कोई निजी विचार हैं? और जिसके ऐसे निजी विचार हैं, जो संविधान में ही विश्वास नहीं रखता, उसको लगता है संविधान कूड़ा है। अब संविधान, उसने कहा लेट अस वी हैव टू गो टू अ ड्राइंग बोर्ड अगेन, मतलब हमको फिर से एक बार नए संविधान की जरूरत है। तो क्या वो मनुस्मृति लाना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी ने तो बोल दिया कि ये उनके निजी विचार है, लेकिन जितने घटिया विचार निजी यदि कोई आदमी रखता है, तो इतने अहम पोजीशन पे वो बैठा कैसा है? मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। यदि मेरे प्रधानमंत्री इन लोगों की कंपनियों में बैठते हैं, मेरे प्रधानमंत्री की मित्रता इन लोगों में है, तो फिर क्या मेरे प्रधानमंत्री के भी विचार यही है? सवाल ये उठता है। ये वाटर टेस्टिंग होता है समय समय पर। मैं आपको बता दूं, इसके पहले कि जब दिल्ली बिल पे, शासन बिल पे बात हुई, तो पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोगोई साहब ने राज्यसभा में कहा कि संविधान का कोई बेसिक स्ट्रक्चर नाम की कोई चीज नहीं होती। ये उस लाइन को काटता है जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब बार बार कहते हैं कि आप संविधान का अमेंडमेंट करो, दुरुस्तियां करो, लेकिन हमारा काम है जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है उसके साथ हम छेड़छाड़ करने नहीं देंगे। और यही छेड़छाड़ करने की बात बार बार आ रही है। यही लगता है कि इसके पहले जब संविधान लागू हुआ, मतलब जब संविधान की प्रति सौंपी गई संसद को, उसके 3 दिन बाद
ऑर्गेनाइजर कहता है कि ये संविधान होना ही नहीं चाहिए। 200 साल अंग्रेजों ने जितना नुकसान किया उससे ज्यादा नुकसान संघ के अनुसार संविधान ने किया इस देश का। वो बार बार मनुस्मृति लगाने का प्रयास करते हैं। बाबा साहेब आंबेडकर ने महाड़ महाराष्ट्र में एक जगह थी जहां का एक लेक था, स्वीट वाटर लेक, वहां का पानी दलितों को पीने नहीं दिया जाता था। ये आजादी के पहले की बात है। तो महाड़ का सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध है वो सत्याग्रह, जहां उन्होंने दलितों के लिए वो तालाब ओपन कर दिया था। उस दिन उन्होंने मनुस्मृति की प्रतियां भी जलाई थी। तो मनुस्मृति इस देश में लागू करने वाली एक संघ नाम की एक संस्था है कि जो चाहती है मनुस्मृति लागू हो। उनके विचार, उनके पुराने वक्तव्य यदि देखा जाए तो मनुस्मृति के लिए बहुत बार बार कहते कि ये लागू हो जाना चाहिए। हिंदू राष्ट्र की घोषणा होने की बात करते हैं। तो हिंदू राष्ट्र घोषित तभी होगा जब ये संविधान समाप्त हो और मनुस्मृति लागू होगी। तो इसकी तैयारी चल रही है क्या? क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि इस संविधान ने स्वायत्तता दी है कई संस्थानों को, कई संस्थाओं को, जो संस्थाएं हमारे संविधान और हमारे लोकतंत्र का पिलर है। उस संस्थान को धीरे धीरे समाप्त किया जाता है। फिर सीएजी हो, फिर इलेक्शन कमीशन हो, ईडी हो, सीबीआई हो, न्यायपालिका हो, ये तमाम जगह पे कार्यपालिका तो बिल्कुल बंद गई है, पैरों में घुंघरू बांध के नाच रही है सरकार के सामने। ऐसे में मीडिया हो, जो तथाकथित हम चौथा स्तंभ मानते हैं, वो भी पैरों में घुंघरू बांध के नृत्य कर रहा है सत्ता के दरबार में। तो ऐसे में लोकतंत्र जिंदा कहाँ रहेगा? तो क्या हम लोकतंत्र की तरफ जा रहे हैं कि लोकतंत्र के आवरण में एक तानाशाह को जन्म दे रहे हैं? सवाल ये है। इसलिए विवेक ओबराय के निजी विचार भी आने वाले समय के लिए एक इंडिकेशन है और देश के लिए बहुत घातक है। जो आदमी संविधान में विश्वास नहीं रखता वो किसी पद पे कैसा बना रहता है? मैं तो आगे जाके कहूंगा, जो इस देश के संविधान में ही विश्वास नहीं रखता, जिसे लगता है कि ये बाबा साहेब आंबेडकर के अध्यक्षता में बनाया गया संविधान ये मात्र अंग्रेजों की कॉपी है। इतनी बड़ी गाली यदि आप उस विदेशी को दे रहे हैं जो विश्व का आज भी सर्वश्रेष्ठ अर्थशास्त्री माना जाता है, उसके अर्थशास्त्र पे लिखी हुई किताबें विश्व के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में आज भी पढ़े जाते हैं, वो बेहतरीन न्याय पालिका के या कानून के सर्वज्ञाता थे। मात्र दलित पैदा होने से उनको दलित नेता करार देना ये आंबेडकर जी के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। और ये अन्याय जब से आंबेडकर जी ने इस देश की लोकतंत्र के लिए काम करना शुरू किया, सभी राजनीतिक दलों ने किया कि उनको कन्फाइंड किया कि वो दलितों के नेता हैं। वो दलितों के नेता नहीं है। अर्थशास्त्र की पढ़ाई करने वाले, अर्थशास्त्र में विश्वास रखने वाले, अर्थशास्त्र की पूजा करने वाले, वो तमाम लोगों के लिए भगवान है। वो संविधान में जो देखते हैं कि ये एक बेहतरीन संविधान, इस मूर्ख आदमी को कौन बताए? ये इतने बड़े पोस्ट पे बैठा है, रामायण महाभारत का ट्रांसलेशन करना ये आपका बुद्धिजीवी होना ये बात नहीं है। आजकल तो कई ऐप आए जो ट्रांसलेट करके देते हैं, छोड़िए उस बात को। लेकिन रामायण और महाभारत ये समझ लेता तो शायद इस संविधान के प्रति उतनी ही आस्था रखता, फिर इस संविधान को कूड़ा कचरा नहीं बोलता, इस संविधान को 17 साल में एब्सोल्यूट हो गया, अभी किसी काम का नहीं रहा, ये बात नहीं करता। लेकिन अब रामायण महाभारत ट्रांसलेट करने वालों को ही आप बुद्धिजीवी मानेंगे तो फिर इस देश का वाकई भगवान ही मालिक है। तो कुल मिला के वाटर टेस्टिंग था। ये देखना चाहते हैं कि लोग हमारी संविधान के बदलाव को कैसा देखते हैं। लेकिन समय समय पे जो कानून बदलाव होते जा रहे हैं वो संविधान को समाप्त की और पुश कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। खासकर जब गोखले कमेटी ने एक रिपोर्ट दी और गोखले कमेटी के रिपोर्ट के बाद ये बात आई कि भाई इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति किसकी कौन करे, उसमें
लॉ कमीशन ने जो 255वां लॉ कमीशन की रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया कि गोखले कमेटी के अनुसार इसमें लीडर ऑफ अपोजिशन भी होना चाहिए, इसमें प्रधानमंत्री भी होने चाहिए और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के गुरु जो अभी मार्गदर्शन मंडल में बैठे हैं और अब मार्गदर्शन किसको करे ये प्रश्न चिन्ह के साथ बैठे हैं बेचारे, वो लाल कृष्ण आडवाणी जी ने पत्र लिख के वो तो आगे गए थे इसके भी। लाल कृष्ण आडवाणी से बड़ा हिंदू नेता मैंने देखा नहीं, लेकिन फिर भी प्रजातंत्र में पूरा विश्वास था। उन्होंने एक कदम आगे लिया, अपॉइंटमेंट में उन्होंने कहा प्रधानमंत्री रहे, प्रधानमंत्री के साथ लॉ मंत्री भी रहे, लेकिन साथ में राज्यसभा और लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे और चीफ जस्टिस भी रहे। ऐसे 5 लोगों की बात उन्होंने की थी कि 2 अपोजिशन के 2 सत्ता पक्ष के और इसका बैलेंसिंग करने के लिए मुख्य न्यायाधीश जी। इससे ज्यादा क्या अच्छी व्यवस्था हो सकती है। लेकिन आप एक बिल ला के मुख्य न्यायाधीश को उसमें से निकाल रहे हैं तो आप धीरे धीरे स्वायत्ता खत्म कर रहे हैं और इसी स्वायत्ता की कड़ी में बहुत सारी चीजें हो रही है, लेकिन अभी समय की सीमा है, बहुत सारी इश्यूज पे बात करनी है। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है कि कुल मिला के वाटर टेस्टिंग था जो बहुत बुरी तरह से मिसफायर हो गया। जी, मैं अशोक भाई एक चीज और, इसलिए बीजेपी में आप रोज देख रहे हैं उनके अंदरूनी झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। मैं मुख्य क्वेश्चन पे आऊं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जब ज्योतिरादित्य आए थे तो बहुत से लोगों को लेके आए, ज्यादातर लोग उनको अब छोड़ छोड़ के वापस भाग रहे हैं, वापस कांग्रेस में जा रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य जी जब ज्वाइन किए थे तब इतनी गाली नहीं दे रहे थे, अब उन्होंने लगातार एक फ्रंट खोल दिया क्योंकि शायद उनको लगता है कि अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी की तरह जब तक ये फ्रंट नहीं खोलेंगे गाली देने वाला, तो वो भी एक यहाँ की एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बीजेपी में। राजस्थान में आप अगर देखिए तो जिस तरह से वसुंधरा राजे जी को 2 कमिटीज बनी उसमें नहीं रखा गया, वहां पे भी आपस का लड़ाई झगड़ा है। तीसरा एक लड़ाई झगड़ा अभी समझ में आया जिसको लोग कह रहे हैं कि वो अमित शाह का कहीं समस्या है, सुधीर चौधरी और स्मृति ईरानी का। स्मृति ईरानी ने, हालांकि बहुत से लोग उससे खुश हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा लेवल कम था। सुधीर चौधरी जेल गए थे, सब कुछ था, लेकिन एक नेशनल टेलीविजन पे उनको ये कहना कि तुम्हारे वहां के दिन क्या थे, ये सब इसमें क्या है? क्योंकि सुधीर चौधरी तो अपना, वो तो इतने बेशरम, अपना उन्होंने धूल झाड़ी, खड़े हो गए, अब वो फिर अपना कुछ नया शुरू कर रहे हैं। देखिए, अभी खबर आई मेरे पास कि ईडी के करीब करीब 32 जगह पे ईडी ने झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर रामेश्वर ओरानो और योगेंद्र तिवारी है एक बिजनेसमैन लेकर के, इनके कनेक्शन को देखते हुए 32 जगह पे रेड कर दी है। ईडी अपना काम बरकरार है, जहां विपक्ष की सरकारें है उसको कमजोर करना, क्योंकि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार है, तो वो घेर के सोरेन परिवार को घेर के लगातार अपने तरफ लाने की व्यवस्था कर रहे हैं। ये तो अभी है, लेकिन जो आपने बात कही भाजपा के अंदरूनी, भाजपा में 2014 के बाद जो बदलाव आया, इसके पहले भाजपा थी, भाजपा में एक कलेक्टिव लीडरशिप थी, वो कलेक्टिव लीडरशिप अब सिंगल लीडरशिप पे आ गई है। उनका नाम नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये 2 गुजरात के आए हुए नेता, एक छोटा राज्य है गुजरात जहां से 25 सांसद आते हैं, वो पूरे भारत पे, पूरे बीजेपी पे अब पूर्ण रूप से हावी हो गए। हावी होने का डर ये है कि उनके पास कई तरकश में तीर है, जिसका उपयोग वो बिना मर्सीलेसली, जिसको कहते हैं, बिल्कुल जिनको कोई उसमें दया मया कुछ नहीं है, ऐसा करते हैं। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई और अब मैं सीएजी जोड़ता हूं उसमें, एक नया तरकश में तीर आ गया है। तो ये अपने भी लोगों को ठीक करने में इसका उपयोग करे तो आश्चर्य नहीं होगा, और ये किस भी हद तक जा सकते हैं। जो लोग पुराने क्षेत्र थे, जो खासकर नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री होते हुए उनके साथ जो तमाम मुख्यमंत्री थे, आज उसका हश्र कहाँ है? गोपीनाथ मुंडे चले गए, जो उप मुख्यमंत्री थे, महाराष्ट्र में बराबरी के थे। येदुरप्पा ठिकाने लगा दिए गए। जबरिया रिटायर्ड करने के पोजीशन पे आज वसुंधरा राजे को रखा है। रमन सिंह कहीं दिखते नहीं, झारखंड के दास साहब कहीं दिखते नहीं। सोनोवाल के नाम पे मुख्यमंत्री पद पे चुनाव लड़ा, लेकिन बाद में उनको बाइज्जत करके वापस लाया गया।
सुशील कुमार मोदी हुआ करते थे, एक नाम था, आज वो कहीं सुनाई नहीं देता, बीच बीच में ट्वीट करते रहते बेचारे जिंदा रहने के लिए राजनीति में, लेकिन वो हाशिए पे वहां लटका दिए गए। एक मध्य प्रदेश में बचे हैं मामा शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने समय की नजाकत को देखते हुए इनको अपना बाप मान लिया और कह दिया कि भैया मैं तो आपका नीचे हूं, आप मुझे बराबरी का मत समझिए, भले ही हम आपसे थोड़े सीनियर भी हो सकते हैं राजनीति में, लेकिन आप छोड़ दीजिए उस सीनियरिटी को, हम तो आपके चरणों में हैं। तो अभी थोड़े बचे हुए हैं, लेकिन जो लोग ओरिजिनल बीजेपी के हैं, आज ऐसा कोई राज्य नहीं जहां पुराने और नए बीजेपी वालों में संघर्ष नहीं हो रहा है। जो लोग विचार अलग अलग विचारधारा की पार्टियों से बीजेपी में लाए गए, वो आए नहीं, वो लाए गए। जैसा पुराने जमाने में राजा महाराजा शिकार करने जाते थे तो वो मचान पे बंदूक लेके बैठते थे और उनके सारे सेवक ढोल ढमाके बजाते हुए गांव पूरे जंगल में घूमते थे और जानवरों को हाका वहां से लगाते, भगा के हाका हाका लगाना हाका जिसको कहते हैं, हाका हाका लगाना कहते हैं, वो हाका लगाते हुए उन जानवरों को उस मचान की तरफ लाते थे। और जब जानवर मचान के समय आता था तो फिर ये राजा साहब उधर से गोली मारते थे, बाद में उसके पैरों पैरों के पास उसकी लाश रख के, डेड बॉडी रख के, बंदूक रख के फोटो खींचते थे। ऐसे सैकड़ों फोटो आपको राजस्थान के राजा महाराजाओं में और जहां जहां आप राजा रॉयल्टी में जाओगे तो आपको दिखेंगे। तो ऐसे ही ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का काम है हाका लगाना, वो हाका लगा के आते हैं और ये जो भ्रष्ट है, जो भ्रष्टाचार के जंगल में चर चर के बहुत मोटी चमड़ी के हो गए हैं, ये फिर भागते हैं डर के मारे, और जब भाग के आ जाते हैं तो फिर उनका शिकार किया जाता है और फिर वो भाजपाई हो जाते हैं। यहाँ फर्क इतना है, वहां बंदूक की गोली चलती थी, यहाँ एक गमछा गले में डाला जाता है भगवे रंग का, जो भाजपा का जिसमें प्रतीक चिन्ह लगा रहता है, और फिर वो भाजपाई हो जाता है। उधर देखिए प्रधानमंत्री जी वहां पे मचान में, भोपाल के मचान में बंदूक लेके खड़े हो गए थे और उनने महाराष्ट्र की तरफ निशाना लगाया और बोला बताओ 17,000 करोड़ का घोटाला, सिंचन घोटाला, ये राष्ट्रीय नेशनल कॉन्फ्रेंस जो नेशनल कांग्रेस है, नेशनलिस्ट कांग्रेस है, वो नेशनलिस्ट करप्ट पार्टी है, एनसीपी इज नेशनल करप्ट पार्टी। और बराबर 3 दिन बाद उधर ईडी ने हाका लगाया, इन्होंने शिकार किया और वो अजित पवार अब इनके सगे हो गए, जो 17,000 करोड़ के घोटाले के हीरो थे, तटकरे उनके हीरो हो गए। तो इस तमाम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़के भ्रष्टाचारियों को गले लगाने वाला मामला है। तो ये हर पार्टी में, हर राज्य में 2 बीजेपी हो गई है। ओरिजिनल बीजेपी, एक जैसे गांव जब उठता है किसी विकास के प्रकल्प में तो उसको दूसरी जगह बसाया जाता है, तो पुराने गांव का एक नाम होता है, नए गांव का भी वही नाम होता है। महाराष्ट्र में सिस्टम है ये, तो एक को बुद्रुक कहते हैं, रामपुर बुद्रुक, रामपुर मेन, रामपुर खुर्द, रामपुर बुद्रुक। तो बीजेपी बुद्रुक और बीजेपी खुर्द, ऐसे 2 पार्टियां हर राज्य में है। तो इसमें टकराव है और इस टकराव में ओरिजिनल बीजेपी कैडर आहत होता है, जिनके खिलाफ सालों लड़ाई लड़ी, जिनके वजह से जेल गए, जिनकी वजह से खून बहाया, लट खाए, हाथ फ्रैक्चर हुए, अब वही लोग इनके नेता बने हुए हैं और जय जयकार करनी पड़ती है उनको। तो कहीं ना कहीं तो आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती होगी, कहीं ना कहीं तो आत्मा निचोड़ती होगी। यही आपको झगड़ा आपको वहां मिलेगा राजस्थान में, यही झगड़ा मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है और महाराष्ट्र में है, बंगाल में है, यूपी में है, ऐसा नाम लीजिए कौन सा राज्य है जहां नहीं है, गुजरात में है, हर जगह ये झगड़ा आपको दिखता है। तो कुल अशोक मिला भाई, के ये, हाँ नहीं इसी कड़ी में मैं एक और जोड़ दूं तो उसको भी इसी में ले लीजिए। कुछ लोगों का कहना यह है कि जो अभी कैग की रिपोर्ट आई और उसने कई चीजें बुलाया, लेकिन मुख्य रूप से टारगेट हो गया उसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी, और वो भी उस वजह से कि वो एक 18 करोड़ की रोड को 250 करोड़ का बनाया गया, उसको बहुत टारगेट किया गया। अब एक वर्ग का मानना यह है कि ये गडकरी के ऊपर फोकस करने की जरूरत है, उनको कट टू साइज करना है। जैसे जब वो नेशनल प्रेसिडेंट थे तो उस समय भी उनसे इस्तीफा मारने के, उनका इस्तीफा दिलवाने का एक षड्यंत्र हुआ था और बाद में राजनाथ सिंह को अंतरिम प्रेसिडेंट बनाया गया था। इसमें कितनी समानता या सच्चाई है? देखिए, गडकरी की खासियत है, गडकरी जरा आउटस्पोकन है, विदर्भ के है वो, और विदर्भ के लोग थोड़े मुंह फटकते हुए जो है बोल देते हैं। गडकरी ने जब पहली बार पूर्ति को लेके घोटाले के आरोप लगाए थे तब भी उन्होंने कहा था कि मैं कोर्ट में जाने को तैयार हूं, और इमोशनल होकर उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया
वो शायद उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती रही। आज के डेट में हत्या के मामले, बलात्कार के मामले वाले लोग भी चुनाव भी लड़ते हैं और सत्ता में होते हैं, मंत्री भी बनते हैं। छोड़ जी। दीजिए भ्रष्टाचार के, मतलब अजित पवार के 1400 करोड़ के एसेट ईडी ने जब्त किए हुए हैं और वो इनके उप मुख्यमंत्री है। बताइए अब क्या, मतलब कौन सी पवित्रता रह गई है। तो गडकरी इमोशनल होके तब उन्होंने वो डिसीजन लिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और उसके बाद उन्होंने एक डिसीजन और लिया था कि मैं दिल्ली भी नहीं छोड़ूंगा। तो आ गए। अब पूरे कैबिनेट में एक ही परफॉर्मिंग मंत्री है जिसका नाम पूरे देश में बड़े आदर से लिया जा सकता है कि ये रोड करता है। अब फिर वो बार बार कहते कि मेरे यहाँ ट्रांसपेरेंसी है, मैं भ्रष्टाचार होने नहीं देता। जब गडकरी जी ये सारी बातें कह रहे हैं और फिर सीएजी की रिपोर्ट आती है कि 18 करोड़ वाली रोड 250 करोड़ में बनी है, तो आंखें तो फट जाएंगी लोगों की, इमेज तो खराब हो जाती है। लेकिन जैसा कि होता है कि सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद अक्सर हमने देखा कि लोग चुप रह जाते हैं। लेकिन ये गडकरी ऐसा एक मंत्री था जिसने सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद तुरंत एक्टिव होके सारे चैनलों में जाके जहां जहां पूछा गया सवालों के जवाब दिए और एक्सप्लेनेशन दिया। और सिंपल सी बात थी कि जब कैबिनेट कमिटी ऑफ वो इकोनॉमिक अप्रूवल होती है, अफेयर्स, प्रोजेक्ट अफेयर्स होती है, उन्होंने जो भारतमाला प्रोजेक्ट सैंक्शन किया उसकी कुल लंबाई और उसका सैंक्शन पैसा यदि हाथ उसका कैलकुलेट करे तो 18 करोड़ रुपए पर किलोमीटर उसका रेट है। वो 2 लेन का रोड है, 2 लेन का रोड है वो। लेकिन गडकरी अशोक ने भाई, जो एक्सप्रेस अशोक भाई, हाँ, अशोक भाई, ये भी बता दीजिए कि उस कमेटी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी खुद होते हैं और वही सैंक्शन होते हैं, करते हैं। सैंक्शन जी। करते, तो प्रधानमंत्री जी को भी पता है। अब उसमें एक ये भी लिखा हुआ था कि टनल बने, फ्लाईओवर बने, उसमें एलिवेटेड स्ट्रक्चर बने, उसका कॉस्टिंग अभी तय नहीं होगा, वहां समय समय पे डीपीआर बन के उस हिसाब से होगा। अब आप देखिए ये जो एक्सप्रेस वे है जिसके ऊपर ये आरोप लगे हैं, ये 2 लेन का नहीं है, ये 8 लेन का रोड है। इस रोड पे 2 टनल है, एक 3.5 किलोमीटर का 8 लेन का टनल शायद इस देश में पहला होगा। दूसरा टनल 6 लेन का है, 3 लेन इधर 3 लेन उधर, वो है एयरपोर्ट के लिए जाता है, वो 2.5 किलोमीटर का है। पूरा 52 किलोमीटर का ये जो स्ट्रेच है, 52 जो उसके लेंथ है, वो पूरा की पूरा एलिवेटेड है, यानी उसको फ्लाईओवर में गिनिया। उसके जो सर्विस रोड है, जो बाकी एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड सिंगल लेन होते हैं, इसके सर्विस रोड 6 लेन के, 2-2 जगह इंटरचेंज है। तो इसका सारा कॉस्टिंग किया जाए तो ये 250-51 लाख करोड़ पर किलोमीटर पर बैठता है, टोटल कॉस्टिंग डीपीआर पर के हिसाब से। जब टेंडर फ्लोट किए तो इन्होंने टेंडर 4 अलग अलग भागों में दिए, इसमें 8 से 12 लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो उस टेंडर में पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ ये 189 करोड़ पर किलोमीटर बैठा है, मतलब 201। और उनका, गडकरी जी का ये कहना है कि ये सारी बातें अधिकारियों ने, सीएजी के अधिकारियों के साथ बैठ के सारी बातें उनको कन्विंस करवाई थी। और मैं नहीं सोचता कि सीएजी भी इतना मूर्ख है कि 2 लेन रोड का और 8 लेन रोड का एक ही कॉस्टिंग करेगा। यदि उसको 2 लेन का भी कॉस्टिंग करे, यदि हम उसको 2 लेन के हिसाब से जितने लेन बनते उसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करें, तो गवर्नमेंट का अप्रूव्ड कॉस्टिंग है 18 करोड़ 20 लाख और गडकरी का आता है 18 करोड़ 70 लाख, क्योंकि वो पोर्टल एलिवेटेड है, उसमें एक टनल भी है। ये सारी चीजें जोड़े तो वो सस्ता ही पड़ता है। लेकिन इसके बाद सीएजी ने रिपोर्ट क्यों दी? क्या गडकरी का कद कम करने के लिए? क्या गडकरी का जो इमेज है, क्लीन इमेज, उसको ग्रहण लगाने के लिए? क्या जो लोग तमाम एजेंसीज के सर्वे कह रहे हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसी कह रही है, जो संघ के कार्यकर्ता भी फीडबैक दे रहे हैं कि 2024 में शायद हम उस मैजिक फिगर को टच नहीं कर पाएंगे जिसको हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहते हैं या सिंपल मेजॉरिटी कहते हैं, 277 हम नहीं टच कर पाएंगे। और यदि हम शॉर्ट पड़ गए 50-60 सीटों का, तो सीटें आएगी कहां से? क्या उस समय नेतृत्व परिवर्तन होगा?
क्या उस समय बीजेपी की अंदरूनी ही कुछ नए नेता उभर के सामने आएंगे जिसके पीछे बीजेपी के सांसद भी खड़े हो जाएंगे? ऐसे में एक नाम बार बार लिया जाता है, नितिन गडकरी। तो नितिन गडकरी को अभी से ग्रहण लगाओ, क्योंकि 2014 से जो सत्ता पक्ष का एक नया हमने रूप देखा है, वो अपनी लाइन बड़ी नहीं करते, वो विरोधियों की लाइन काटने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। वो हम अपने खुद में अपने बलबूते पे मध्य प्रदेश में सत्ता में नहीं आ पाते, तो वो फिर जो विरोधी है उनकी पार्टी तोड़ के सत्ता में आना चाहते हैं। वो कर्नाटक में सत्ता में नहीं आए तो पार्टी तोड़ के आए, मध्य प्रदेश में आए, गोवा में आए, मणिपुर में आए, ऐसे कई राज्य है जहां तोड़ तोड़ के आ गए। महाराष्ट्र कुछ में जगह आए, तो महाराष्ट्र में आए, कुछ जगह तो ऐसी स्थिति है कि पार्टी बीजेपी है, एमएलए की लिस्ट देखो तो सब कांग्रेसी भरे हैं। गोवा में 12 मंत्री है, 12 में से 2 बीजेपी है ओरिजिनल, 10 बाहर के आए हुए हैं, उधार के सिंदूर वाले। तो ये जो नया सिस्टम है, इससे भारतीय जनता पार्टी का जो पुराना कार्यकर्ता है वो भी नाराज है। तो एक विद्रोह हो सकता है। विद्रोह का पॉइंट कौन सा है? ये ज्वालामुखी, जो सोया हुआ ज्वालामुखी कहां से फटेगा, तो पहले ही वो लीड लगा दो। तो ये गडकरी पे लीड लगाने का एक प्रयास किया, और ये प्रयास कैसा हुआ? दूसरा एक डाउट क्यों आता है, ये जो सीएजी है हमारे मुर्मू साहब, ये है कौन? ये प्रधानमंत्री जी के बहुत ही नजदीकी ब्लू आइड बॉय है। ये उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं जब वो मुख्यमंत्री थे। जब अमित शाह को पहली बार गुजरात में गृह राज्य मंत्री बनाया गया, तब उनके ज्वाइंट सेक्रेटरी बन के पूरा मंत्रालय संभालते थे। 2002 का गोधरा का पूरा राइट्स जिस आदमी ने संभाले होंगे वो मुर्मू जी, वो प्रधानमंत्री के बहुत नजदीकी है। प्रधानमंत्री ने उनको जब जम्मू कश्मीर में पहली बार यूनियन टेरिटरीज बनाया गया, तो पहला एलजी करके किसी को भेजा होगा तो वो मुर्मू जी है। उन्हीं मुर्मू जी को उन्होंने सीएजी बनाया, क्योंकि वो जानते थे कि 2014 में वो जो सत्ता में आए उसमें सीएजी का बहुत बड़ा रोल था यूपीए की सरकार को बदनाम करने के लिए। बाद में वो सीएजी साहब राज्यसभा में चले गए बीजेपी की तरफ से, ये उनको बख्शिश मिला शायद विपक्ष को मदद करने का। लेकिन और जो उन्होंने बवाल उठाया था करप्शन का, उसमें अभी तक किसी को सजा नहीं हुई 10 साल में, ये भी उतनी ही सच बात है। तो उन्होंने सीएजी का नाम आपने 2014 से लेके 2023 तक कब सुना, मुझे बता दीजिए आनंद जी। आप तो बहुत पेनी नजर से देखते रहते हैं मूवमेंट को, पॉलिटिकल मूवमेंट। 2014 से लेके 2023 तक सीएजी इस देश में था कि नहीं, पता ही नहीं पड़ता। एकाएक 2024 नजदीक आते से सीएजी कितने एक्टिव हो गए, और धनाधन धनाधन उन लोगों को घेरा जो लोग उधर एविएशन मंत्री थे ज्योतिरादित्य। अब ज्योतिरादित्य के लोग कह रहे थे कि हम पे अन्याय हो रहा है, हमको बीजेपी अपना ड्यू नहीं दे रही है, तो उनको नॉन परफॉर्मेंस करके बता दिया ये अपना मंत्रालय ठीक से नहीं चला सकते, तुम चुप रहो, तुम कोई आता नहीं है। अशोक भाई, कई सिलेक्टिव चीजें हुई है जी। अशोक भाई, एक इंपॉर्टेंट आखिरी प्रश्न है क्योंकि फिर समय का हो जाएगा। मैं एक तो दर्शकों को 2 चीजें बता दूं। आयुष्मान भारत में एक फोन नंबर पे 7.5 लाख का घोटाला हुआ, उसकी चर्चा नहीं कर रहा है कोई। चर्चा सारी हो रही है 18 करोड़ की और 250 करोड़ की सड़क की, उसकी फोटो भी निकल रही। दूसरा मैं एक और चीज बता दूं, मैं थोड़ा आपसे एक जगह नहीं वो करता हूं। आपने जब कहा ना कि मुर्मू जी उन्होंने वो किया था, मैं उस समय ज्वाइंट सेक्रेटरी होम के तौर पे गुजरात रॉयट्स को संभाला था कि मैनेज किया था? मैं मेरे हिसाब से मैनेज किया था, आपके हिसाब से संभाला था। तो जब ब्लू आइट ने अभी भी क्या किया, उन्होंने गडकरी को संभाला ही है ना जी, गडकरी को तो संभाला नहीं तो मुर्मू जी कहते हैं कि भाई गडकरी एक परफॉर्मिंग मंत्री है, आप इतना बड़ा करप्शन का आरोप उन पे हम लगाने जा रहे हैं, तो क्या वॉज इट देयर? उन्होंने कहा होगा कि नहीं सर, कुछ राइटिंग में स्टेटमेंट देना था, वो नहीं आया, बट वी आर कन्विंस्ड, तो दे शुड हैव वेटेड फॉर दैट। जी, मैं एक संक्षेप में, क्योंकि एक नई खबर आई है और वो खबर डिस्टर्बिंग है। अगर वो खबर है और उसमें अगर वो सही में सच होती है तो इस देश के लोकतंत्र में रोज हम लोग देख रहे हैं, लेकिन एक जिसको कहते हैं ना, उस ताबूत में एक कील और ठोकी जाने वाली है। इस तरह की चर्चा आ रही है कि पेपर में भी रिपोर्ट है कि संजय मिश्रा जी, जो इलीगल ईडी प्रमुख हैं सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, जिनको 15 सितंबर तक इसलिए एक्सटेंशन दिया गया है कि उनको छोड़ के इस देश में कोई और है ही नहीं जो उनकी पोजीशन संभाले, उन ईडी और सीबीआई को मिला के एक कोई सीआईओ, एक अधिकारी बनाने की बात सरकार सोच रही है, जो इन दोनों के ऊपर, मैं टर्म यूज कर रहा हूं, इन दोनों का सरगना हो, और उसके लिए शायद संजय मिश्रा जी का नाम आ रहा है। मतलब ये अगर ये सही होता है जी,
तो इस पे मैं एक देखिए, जल्दी से आपसे एक क्विक दूं। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात बड़ा क्लियर कह दिया, भूषण जी के बेंच ने बोल दिया कि आखिरी एक्सटेंशन है आपका, वो भी आप इंटरनेशनल कुछ कमिटमेंट बता रहे हैं, इसलिए आपको 45 दिनों के अंदर जाना होगा। लेकिन ईडी जरूरी क्यों है, संजय मिश्रा क्यों जरूरी है? संजय मिश्रा जी ने वो करके दिखाया जो अमित शाह कर नहीं पाए मोदी जी के लिए। जहां जहां सरकारें अमित शाह को जीतना था वहां वो हार गए। जब आप लोकतांत्रिक तरीके से हार जाते हैं तो फिर वो सरकार बनाने के लिए, चाहे कर्नाटक हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गोवा हो, इन तमाम जगह पे सरकारें बनाने में, तीन तीन सरकारें बना के दी है अमित मिश्रा जी ने, वो यकीनन आज अमित शाह से भी बड़े हैं मोदी जी के लिए। क्योंकि ईडी का उपयोग कैसा किया जा रहा है ये अब देश से छुपा नहीं है। जब मैं आपसे बात कर रहा था तो मैंने कहा कि एक झारखंड में अभी फाइनेंस मिनिस्टर के और उसके मित्रों के आसपास 32 जगह पे रेड हुई है, क्योंकि झारखंड में भी उन्हें ये सरकार कांग्रेस की नहीं चाहिए। वो किसी भी, और कल यदि सोरेन साहब बीजेपी के साथ आना चालू हो जाएंगे तो उसके बाद ये सारी रेड खत्म हो जाएगी और सब मामला डस्टबिन में चला जाएगा। ये हमने हर जगह देखा। मध्य प्रदेश में सरकार बन रही थी तो बाकायदा कमलनाथ की यहाँ रेड हुई। कर्नाटक में पहली बार देखिए, कर्नाटक में भी कैसी रेड्स हुई थी। कर्नाटक में अभी भी रेड हो सकती है। छत्तीसगढ़ लगातार रेड का अड्डा बन चुका है। उसके बाद चुनाव के समय पे रेड इतनी हुई ईडी की कि बेचारे अखिलेश के पास पैसे भी नहीं थे चुनाव लड़ने के लिए, और अखिलेश फिर भी 125 पे दम मार गए विधानसभा में। तो ये अपने विरोधियों को नेस्तनाबूद करने का ईडी एक जरिया है। लेकिन ये कौन कर सकता है? सारे अधिकारी जरूरी नहीं कि ये कर पाए। डिलीवरी देने का जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है उनका नाम संजय मिश्रा है। सर्वोच्च न्यायालय ने अब ऐसी व्यवस्था दी कि 45 दिनों के बाद ये फिर से जा भी नहीं सकते, क्योंकि भूषण जी के बेंच ने बड़ा क्लियर कह दिया था, भूषण गवई जी के बेंच ने, कि अब ये इसके बाद आप एक्सटेंशन के लिए भी नहीं आएंगे, ये फाइनल है। अब ऐसे में यदि संजय मिश्रा का उपयोग कर रहे हैं तो कैसा किया जाए? उन्होंने एक सेक्रेटरी लेवल की नई एक पोस्ट तय की है बनाने का, जिसका नाम है चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, CIO। ये CIO क्या करेगा? ये CIO का उन्होंने कहा कि जैसे आपके CDS है, जैसे आपके डिफेंस एडवाइजर है, सुरक्षा सलाहकार है देश के, वैसे ही ये CIO होंगे। और इनके नीचे ईडी और CBI, ये दोनों एजेंसीज काम करेंगी। ये इनको रिपोर्ट करेगी और ये PMO को रिपोर्ट करेंगे। अब CDS के बारे में आपको मैं बता दूं तो CDS जो है वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डिफेंस के जो 3 चीफ होते हैं उनमें से जो सीनियर होता है वो CDS बनता है। ये हमने देखा, उसमें कोई ज्यादा मारामारी नहीं है और एक इंटीग्रेशन करने के लिए वहां जरूरी भी था। वो स्वायत्त संस्था भी नहीं है। डिफेंस इज नॉट स्वायत्त संस्था, ये सरकार के अंडर काम करती है। दूसरा है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। जो भी पार्टी सत्ता में आती है उसकी एक अपनी विचारधारा है, उसका अपना एक एजेंडा है, उसका अपना एक घोषणा पत्र है, और वो उसको लागू करने का दायित्व है, क्योंकि उसी घोषणा पत्र के भरोसे वो सत्ता में आया। तो फिर उसमें देश की सुरक्षा को लेके भी कुछ घोषणाएं होती है। तो देश की सुरक्षा के लिए अपने खुद के लिए एडवाइजर नियुक्त करना, वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर करके डोवाल साहब की नियुक्ति हुई, वो भी स्वायत्त संस्था नहीं है। लेकिन ये जो हुआ है, CIO का जो कंसेप्ट आया है, ये बहुत डैमेजिंग है। वो डैमेजिंग इसलिए क्योंकि ईडी और CBI ये दोनों स्वायत्त संस्थाएं, इनके जो चीफ नियुक्त किए जाते हैं इसमें लीडर ऑफ अपोजिशन, प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश, ये सब लोग होते हैं और ये तय करते हैं कि इनको कौन इनका मुखिया होगा। इसमें ट्रांसपेरेंसी होती है। CBI का सवाल पूछने वाला, अच्छा, ये दो अलग अलग मंत्रालय के, एक है फाइनेंस मिनिस्ट्री में आती है ईडी, और ये आती है DOPT में, कार्मिक मंत्रालय में आती है CBI। तो ये दो अलग अलग मंत्रालय, और जहां CBI का बॉस चीफ विजिलेंस कमिश्नर होता है, CVC है, वो CVC को रिपोर्ट करता है, वो भी एक स्वायत्त संस्था है। यदि ये स्वायत्त संस्था पे एक ऐसा बाप ऊपर से बिठा दिया जो सीधा प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करेगा और ये दोनों संस्थाएं उसको रिपोर्ट करेगी, तो उसके बाद फिर स्वायत्तता कहां जाएगी? ये तो फिर सरकारी हो गई, और जब वो सरकारी हो गई तो वो तो फिर रगड़ देगी। हमारे पास जो हमारे इकोनॉमी, जो सुरक्षा सलाहकार होते हैं देश के, जो डोवाल साहब है, उनके अंडर 2 एजेंसी होती है, रॉ और IB। लेकिन ये दोनों एजेंसी जो है वो विदेश पे नजर रखती है, हमारे विदेश के जो दुश्मन है उस पर नजर रखती है, विदेश में भारत के इंटरेस्ट का नजर रखती है। उनको देश के साथ कुछ ज्यादा लेना देना नहीं होता। लेकिन CBI और इनकम टैक्स, ये 2 अलग एजेंसीज है। ईडी जो है, सॉरी, ईडी और CBI, ईडी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज देखती है,
इकोनॉमिक ऑफेंस भी देखती है सीबीआई, इसलिए इसमें कोऑर्डिनेशन भी जरूरत है। लेकिन कोऑर्डिनेशन के लिए इनका बाप बिठा के इनकी स्वायत्तता खत्म करना, ये लोकतंत्र पे लगा हुआ ग्रहण है। मैं बता रहा हूं आपको, यदि ये हुआ तो आप समझ जाइएगा हमारे यहाँ स्वायत्तता संस्थान नाम की कोई संस्था नाम की चीज खत्म हो जाएगी। आज एक और आज जो इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट को लेके जो बात कही थी सर्वोच्च न्यायालय ने, उसको आज रद्दी के टोकरे में डाल दिया गया है और नया बिल आ रहा है जिसमें प्रधानमंत्री और एक मंत्री और वो तय करेगा इसका कौन बनेगा, इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेगा, मतलब सरकार ही बनवाएगी, उसकी स्वायत्तता खत्म हो गई। सीबीआई, अच्छा सीबीआई और ईडी के साथ दो बातें और है। सीबीआई का फॉर्मेशन पार्लियामेंट के एक्ट के साथ हुआ है, इसमें ईडी का फॉर्मेशन ऐसा नहीं हुआ। ईडी इज अ प्रोडक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज। सीबीआई किस राज्य में जाएगी नहीं जाएगी राज्य तय करती है। कई राज्यों ने सीबीआई को बैन किया है, वो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे ही जाती है। ऐसी कई दो अलग एजेंसीज का बाप यदि एक आप बनाओगे तो आप एक सुपर पावर बनाने जा रहे हो। सुपर पावर बनाने नहीं जा रहे हो, आप सारे अधिकार एक आदमी के हाथ में दे रहे हो जो आपको रिपोर्ट करेगा। इनडायरेक्टली आप इस देश के तानाशाह बनने जा रहे हो, आप इस देश के लोकतंत्र को पलीता लगाने जा रहे हो। संविधान विधान अपनी जगह पे है, लेकिन आपने यदि ये सिस्टम लागू की तो स्वायत्तताएं खत्म हो जाएगी, तो फिर इस देश में लोकतंत्र रहेगा कहाँ? फिर चुनाव करने की क्या जरूरत? जब विपक्ष को आपको नेस्तनाबूद करना ही है, पार्टियां तोड़ तोड़ के सरकारें बनानी है, तो फिर ये चुनाव का नतीजा, चुनाव के लिए पूरा देश को क्यों झोंकना है? क्यों हजारों करोड़ लाखों करोड़ रुपए का खर्चा करना है? तो क्या हम जर्मनी के तर्ज पे जा रहे हैं जहां तानाशाह एक लोकतंत्र के पर्दे में आया था बुरखे में, और जब उसने बुरखा हटाया तो पूरा विश्व थर्रा गया? क्या हम उस लेवल पे जा रहे हैं या हमारे सत्ताधीश वहां जाना चाहते हैं? ये अहम सवाल है यदि अपॉइंटमेंट हुआ तो। जी जी, मैं अशोक भाई, मैं अभी आप भी थे उसमें, दीपक शर्मा साहब भी थे। दीपक शर्मा जी ने एक और, मैं उनके हवाले से कह रहा हूं, उन्होंने एक और बात कही है जो बहुत ही और डिस्टर्ब है। उनका कहना यह है कि उनके पीएमओ में जो सूत्र हैं उनके अनुसार जो बाइडेन के अमेरिका के राष्ट्रपति के बाद संजय मिश्रा दूसरे व्यक्ति हैं दुनिया में जो अगर प्राइम मिनिस्टर को फोन करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर उनकी तुरंत फोन लेते हैं। अमित शाह हुए, एनएसए हुए, किसी का फोन वो हो सकता है कोई मीटिंग में हो तो उसको ऑन वेट, कॉल बैक, ये सब कर, लेकिन द ओनली पर्सन आनंद वर्धन जी, उसका कारण है जो अमित शाह नहीं कर पाए, जो डोवाल साहब नहीं कर पाए, वो संजय मिश्रा कर पाए। जहां बीजेपी हारी वहां सरकार बना दी उन्होंने बीजेपी। और क्या चाहिए आपको? शरद पवार जो विपक्ष की धुरी बनना चाहते थे उनको तोड़ दिया। और क्या चाहिए आपको? केसीआर जो भारत अपने पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना के बड़ा एक विरोधी पार्टियों का बाप बनने जा रहे थे, उनको, उनके बेटी को 2 ईडी के नोटिस मिल गए, घर बैठ गए पूछ दबा के। आज जो लोग हैं, आज मुझे बताइए ऐसा कौन सा विपक्ष का नेता है जो ईडी के रडार पे नहीं? क्या नीतीश के नजदीकी लोगों के ऊपर ईडी के रेड नहीं है? क्या लालू यादव नहीं है? क्या ममता बनर्जी नहीं है? क्या पवार साहब नहीं है? पवार साहब की अभी रेड हुई है पवार के नजदीकी लोगों पे। नहीं, सारी पार्टी, सारे आप मुझे बताइए, आप एक का नाम लीजिए। कार्य कांग्रेस पार्टी तो पूरी है हर राज्य में, तो हर जगह पे। अभी सोरेन के यहाँ रेड हो रही है जब हम आपसे बात कर रहे थे। नहीं, डीएमके के मंत्री, डीएमके के मंत्री। आपके लिए एक बात है कि आप या तो भगवा पहन लीजिए या फिर जेल की हथकड़ी पहन लीजिए, क्योंकि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट जो उसमें अमेंडमेंट हुआ था, इसमें जमानत मिलना बहुत मुश्किल है और कोई नेता जेल में जाके रहना नहीं चाहता। हालांकि ईडी मुंह पे ओंधी गिर जाती है जब संजय राउत या अनिल देशमुख, जो महाराष्ट्र के 2 लोग जेल में थे, ईडी ने डाले थे, उन्होंने जब जमानत मिली तो न्यायालय ने यह कहा कि इन पे तो केस बनता ही नहीं भैया। जी, जमानत देते समय न्यायालय की टिप्पणी है। तो ईडी का तो प्रोसिक्यूशन रेट भी खराब है। 95% यदि वो पॉलिटिशियंस पे रेड होती है तो 95% विपक्ष के लोग हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और भ्रष्टाचारियों को गले लगा रहे हैं। प्रश्न ये है जी कहना है कि आप भ्रष्टाचार की लड़ाई मत लड़िए, आप भ्रष्टाचारियों को समाप्त कर देंगे तो भ्रष्टाचार समाप्त होगा। जी, लेकिन आप वो काम नहीं कर रहे, भ्रष्टाचारियों को गले लगा रहे हैं।
और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। बड़ी उल्टी गंगा बह रही है अभी। जी अशोक, चलिए अशोक भाई, लेकिन मैं एक चीज हरदम इस प्रधानमंत्री जी के बारे में कहूंगा कि दोस्ती हो तो प्रधानमंत्री जी जैसा दोस्त मिले किसी को, कि चाहे देश दांव पे लग जाए लेकिन ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। इससे अच्छी दोस्ती तो मैंने आज तक नहीं देखी भाई, मेरे याद में नहीं है। दोस्ती नहीं है, यूटिलिटी है, उपयोगिता है। ठीक है। उनकी सबसे अच्छी दोस्ती तो अमित शाह जी से थी, लेकिन बकौल दीपक मिश्रा, फोन पहले दीपक मिश्रा, संजय मिश्रा का उठता है जी। क्योंकि उसकी उपयोगिता इस प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी हैसियत है और मैं सैल्यूट करता हूं उनको। वो मित्रता नहीं, उपयोगिता देखते हैं। ठीक है। वो वरिष्ठता नहीं, उपयोगिता देखते हैं। वो आदमी का कैरेक्टर नहीं, उपयोगिता देखते हैं। आप व्याभिचारी है, भ्रष्टाचारी है, यदि उनके लिए उपयोगी है तो वो सदाचारी हो जाते हैं। चलिए अशोक भाई, एक दिन इस पे भी एक बात करेंगे, क्योंकि ये जो मापदंड है ये भी एक दर्शकों को भी समझाने की इसकी आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।